फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फोन में। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इसकी चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपका एक अधिकार चैप्टर फर्स्ट है, उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो इसमें मैंने आपको पहले बताई थी कि जो मैंने इससे पहले आपको एक पार्ट 1 की जो वीडियो है प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि आखिर में जो बाजार है वो आखिर है क्या। फिर मैंने आपको बाजार के रूप करवाए थे कि कितने बाजार के टाइप्स होते हैं। इससे मैंने आपको ना बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक अधिकार और एक अधिकारी प्रतियोगिता और अल्प अधिकार। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक अधिकार और जो अल्प अधिकार है ये आपके सिलेबस में, आपको यही दोनों सिर्फ ओनली पढ़ने, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। बट ये एक अधिकार और अल्प अधिकार ये आपके सिलेबस में, जिसमें हम इस वीडियो में हम एक अधिकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको एक अधिकार क्या है, एक अधिकार बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं और एक अधिकार के प्रकार कितने टाइप के हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें मैंने आपको TR और AR और MR में क्या रिलेशन है उनके बारे में बताया था, वो भी टेबल के थ्रू भी और एक डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था अच्छे से। अब हम इसमें देखेंगे कि एक अधिकार बाजार का संतुलन किस टाइप से होता है, मतलब एक अधिकार बाजार में उत्पादन संतुलन किस टाइम पे होता है। तो इसमें हम इसको ना पहले हम समय काल के आधार पर ना 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक अधिकार बाजार में संतुलन को अगर हमें देखना है तो इसको हम पहले 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो होता है आपका अल्पकाल और एक होता है आपका दीर्घकाल। अब अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, इसके हम देखते हैं। जो अल्पकाल होता है ना उसमें क्या होता है ना, शॉर्ट टाइम। इसमें ना मैं आपको पहले बता दूं कि उत्पादन, आपने सुन रखा होगा उत्पादन के कारक। अब उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं आपको पता है, भूमि, पूंजी और जितने भी श्रम, ये सब क्या है, ये उत्पादन के कारक हैं। अब इनमें से तो कुछ उत्पादन के कारक कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जिसमें क्या होता है एक तरीके से स्थिर उत्पादन के कारक, और एक होता है परिवर्तनशील उत्पादन के कारक। अब है ना जो अल्पकाल होता है ना, इसमें इससे अभिप्राय ये होता है ना कि अल्पकाल से अभिप्राय उस अवधि से होता है ना जिसमें हम है ना उत्पादन की मात्रा को केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन लाकर ही क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इट मीन्स है ना इसके अल्पकाल के जो अंदर है ना हम तभी परिवर्तन ला सकते हैं ना जब हम परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके क्या करें, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और इस समय अवधि में ना जो फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पे है ना संभव नहीं होता। इट मीन्स इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जो फर्में हैं वो आराम से एक स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और स्वतंत्र रूप से बाहर जा सकती हैं, ऐसा नहीं होता इस काल के अंदर। और जो ये अल्पकाल के अंदर एक अधिकार बाजार के अंदर आप ना 3 टाइप की स्थिति देखेंगे। किस टाइप की, 3 टाइप की स्थिति देखेंगे। एक तो असामान्य लाभ की स्थिति, दूसरी आपकी सामान्य लाभ की स्थिति और तीसरी आपकी हानि की स्थिति, या तो हानि हो रही होगी। तो इनका हम हमें ग्राफ के आगे आगे हम आने वाली वीडियोस में इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें ग्राफ बनते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं दीर्घकाल। अब दीर्घकाल में क्या होता है, जैसे कि इसका लॉन्ग टाइम आपको पता ही चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो परिवर्तनशील कारक है और जो स्थिर कारक है, इसमें कोई मतलब ये नहीं रहता, अंतर रहता है। इसमें हम दोनों टाइप के कारकों में चेंज करके उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। आप परिवर्तनशील कारकों में भी चेंजेस करेंगे और साथ ही साथ स्थिर कारक के, जैसे अब स्थिर कारक में क्या हो गया, मशीनें आ गई। तो इनमें क्या करेंगे, हम मशीन अगर लगा रहे हैं तो पहले तो ये था कि शॉर्ट टाइम में हम क्या नहीं कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का वो नहीं कर सकते थे, इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते थे। बट जैसे जैसे ये दीर्घकाल का टाइम होता जाएगा तो वैसे ही हम क्या कर सकेंगे, मशीनों में भी चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, मशीनें ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, और परिवर्तनशील कारकों में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दीर्घकाल के अंदर उत्पादन में वृद्धि होती है। और इस काल में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई नियंत्रण रखा होता है, ऐसा नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता है। और इस स्थिति में ना एक अधिकार बाजार को असामान्य लाभ की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और इस स्थिति में कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, असामान्य स्थिति होती है, असामान्य लाभ की स्थिति, ना कि सामान्य और ना ही हानि की, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। क्योंकि एक अधिकार बाजार में ना केवल एक ही विक्रेता होता है और वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है, विक्रय करता है, तथा फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई फर्म आना भी चाहेगी उससे प्रतियोगिता में निभाने के लिए, मतलब समरूप वस्तुएं बनाकर, तो वो टिक नहीं पाएगी, कुछ टाइम तक ही टिकी रहेगी। क्योंकि ना वो क्या करेगी ना, जो एक अधिकार फर्मों में उनका ही एक अधिकार होता है, तो क्या करती है ना कि वो प्राइस को इतना लो कर देती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, उनकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और जो दूसरी कंपनी होगी उसकी प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं, और वो ज़्यादा हानि नहीं सह पाएगी, तो वो क्या करेगी, वो कंपनी छोड़ देगी। तो यही चीज़ होता है कि वो क्या नहीं करती है, इसके अंतर्गत उनका एक अधिकार बाजार में क्या होता है, एक विक्रेता होता है और वस्तुओं सेवाओं का विक्रय करता है, तथा फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है, जिसके फलस्वरूप वह सदैव दीर्घकाल में ना असामान्य लाभ ही प्राप्त करेगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि दीर्घकाल में ना परिवर्तनशील और स्थिर कारकों में कोई मतलब अंतर नहीं होता, उन दोनों में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं।
तो आपको पता चल चुका। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, अब आपसे ना पेपर में आपसे यूँ पूछेगा, एक अधिकार बाजार में संतुलन के लिए आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि अल्पकाल या दीर्घकाल में किसी एक में संतुलन को आपको दर्शाना होगा। तो आपसे जो भी पूछेगा ना उसके लिए ना आपको 2 मेथड्स होते हैं। मान लीजिए आपको ना 2 चीज़ें आपको संतुलन के लिए दिखानी पड़ती हैं, 2 अप्रोचेस होते हैं उसको संतुलन को दिखाने के लिए। एक आपका होता है टीआर और टीसी विधि, दूसरा होता है आपका एमआर और एमसी विधि। चाहे वो आपका अल्पकाल हो या फिर दीर्घकाल हो, ये 2 अप्रोचेस होते हैं आपको दिखाने के लिए संतुलन को, टीसी विधि और एमआर और एमसी विधि। अब इनमें से ना ज़्यादातर मैं आपको बता दूं ना, वैसे एमआर और एमसी विधि के द्वारा ही एक अधिकार बाजार में संतुलन को दिखाया जाता है। अगर आपसे पेपर में कुछ भी नहीं कहता ना कि आपको एक अधिकार बाजार में संतुलन दिखाना है, तो आप एमआर और एमसी विधि का ही यूज़ करके संतुलन को दिखाना, ये ज़्यादा बेस्ट है। और बाकी आप टीआर और टीसी विधि का भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको भी ज़रूर पढ़ लेना। तो अब मैं आपको बता दूं कि टीआर और टीसी विधि के अंतर्गत होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ना कि दोनों अप्रोचेस है ना आपके अल्पकाल के अंदर भी होती हैं और दीर्घकाल के अंदर भी होती हैं। परंतु ना अल्पकाल और दीर्घकाल में एक अंतर होता है कि इसमें ना आपने देखा होगा कि एक अधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, अल्पकाल के अंदर आप असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और हानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परंतु दीर्घकाल में ऐसा होता है ना कि कभी भी आपको असामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है, आप परिवर्तनशील कारक होगा या चाहे स्थिर कारक होगा, उन दोनों में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। परंतु जो अल्पकाल होता है उसमें आप ओनली क्या करते हैं, परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके क्या करते हैं, उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इसलिए आपको इसमें 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी, अब वो असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। और दीर्घकाल में आपको ओनली असामान्य लाभ देखने को मिलेगा। तो और हाँ, जो आपका दीर्घकाल है ना उसके अंदर आपको असामान्य लाभ की स्थिति इसलिए भी देखने को मिलती है ना क्योंकि एक अधिकार बाजार है, और एक अधिकार बाजार के अंदर क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है, बहुत सारी क्रेताएं होती हैं, और इनका क्या होता है कि कोई भी निकटतम स्थानापन्न भी वस्तुएं नहीं प्राप्त होती। तो इस कारण से क्या होता है, एक अधिकार बाजार के अंदर असामान्य लाभ की स्थिति दीर्घकाल में देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि टीआर और टीसी विधि क्या है और एमआर और एमसी विधि क्या है, और कैसे इसके द्वारा है ना, इन दोनों मेथडों के द्वारा एक अधिकार बाजार में ना संतुलन प्राप्त होता है। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो टीआर और टीसी की विधि के अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है ना कि जो एक अधिकार फार्म उत्पादन के उस स्तर पर संतुलन प्राप्त करती है ना जहाँ पर है ना उसका जो टीआर इट मीन्स टोटल रेवेन्यू और जो टीसी के बीच का अंतर क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। जो उसके बीच में जो अंतर है वो उसका अधिकतम होना चाहिए, तब उसका एक तरह संतुलन की शर्त पूरी होगी। और उसके बाद क्या होना चाहिए, अधिक उत्पादन करने पर लाभ कैसा होना चाहिए, गिरने लगता है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी कैसी शर्तें होनी चाहिए, 2 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है संतुलन एक अधिकार बाजार में आपको मिलेगा। जैसे कि आपको जो टीआर और टीसी के बीच का क्या होना चाहिए, लंबवत दूरी अधिकतम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो टीआर है वो अधिक होना चाहिए टीसी से। अब आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको वैसे पूरा बना रखा है, बट मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने किस टाइप से आपको बता रखा है, क्योंकि मेरे पास कोई नोटबुक वैसे नहीं थी कि मैं आपको डायग्राम करके बता पाती, इसलिए मैं आपको इसी के ऊपर बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो टीआर है वो इस टाइप का बनता है। आपको मैंने पहली वीडियो जो आपकी थी उसमें मैंने आपको बताया था टोटल रेवेन्यू का जो डायग्राम है वो उस टाइप से बनता है, और जो आपका टीसी होता है वो यहाँ से बनता है। अब वो यहाँ से क्यों बन रहा है, आपको ये यू शेप का वो जीरो ओरिजिन से ना बनकर वो आपका ऊपर से क्यों बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपका किससे होता है, एक तो स्थिर कारक और एक परिवर्तनशील कारक से होता है। जो परिवर्तनशील कारक है वो तो बेशक जीरो हो सकता है, परंतु जो आपका जो स्थिर लागत है वो कभी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्थिर लागत आपकी लगती है। इस कारण से जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको ना इस डायग्राम को कभी भी हम जीरो से ना बनाकर कभी भी हम बीच से बनाते हैं। तो ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट, और ये क्या आपका टीआर है। अब आपके देखना 2 कंडीशन आपकी क्या क्या थी। एक कंडीशन थी कि जो टीआर है और जो टीसी है उसका लंबवत दूरी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे अधिकतम आपकी जो दूरी है वो अधिकतम है, यहाँ पे आप क्या है, अधिकतम वो है दूरी है टीसी और टीआर की। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो टीआर है वो अधिकतम होना चाहिए टीसी से। तो अब आपको मैंने क्या बताया था कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, ये टीआर है आपका और ये आपका टीसी है, ये आपका क्या है, ये टीसी है। अब आप देखेंगे कि आपको तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी अधिकतम दूरी हो रही है, यहाँ पे भी अधिकतम दूरी है और यहाँ पे भी अधिकतम दूरी है।
जो टीसी और टीआर में कैसी दूरी है, यहाँ पे अधिकतम दूरी, यहाँ पे अधिकतम दूरी, यहाँ पे अधिकतम दूरी, पर 3 जगह अधिकतम दूरी है। परंतु जो ये सेकंड आपकी जो शर्त है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए ना। तो जो सेकंड शर्त है ना वो कहाँ पे कंप्लीट होगी, ओनली यहीं पे कंप्लीट होगी, क्योंकि यहीं पे जो है वो टीआर अधिक है टीसी से, बाकी जगह तो टीसी अधिक है टीआर से, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ कि आपने देखा यहाँ पर कि आपका ये टीसी है और ये आपका टीआर है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये वाली स्थिति है यहाँ पे आपका अधिकतम ही है दूरी, और यहाँ पे भी अधिकतम दूरी है, और यहाँ पे अधिकतम दूरी है, परंतु जो आपका टीसी है यहाँ पे अधिक है, तो ये कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये ए जो पॉइंट है वो कंप्लीट नहीं कर रहा, परंतु जो बी पॉइंट है ना वो कंप्लीट करता है, टीआर अधिक है टीसी से, और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, वहाँ पे ये बी पॉइंट पे होगा। तब आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हमारा जो टीसी है और टीआर में संबंध मतलब करके हम कैसे बता सकते हैं एक अधिकार बाजार में संतुलन की स्थिति को दर्शा सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे एक रेखाचित्र को इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसमें लिखा है कि उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है ना कि जो टीआर है वो कुल आगम का बिंदु है, अब जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो मूल बिंदु से क्या होता है, आरंभ होता है, और जो टीसी है वो कुल लागत का बिंदु है जो मूल बिंदु के ऊपर से आरंभ होता है। अब इसका मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि कुल लागत कभी शून्य नहीं हो सकती है। कुल लागत कभी शून्य क्यों नहीं हो सकती, कि मान लीजिए आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब जो आपका स्थिर कारक है, वो तो कुछ ना कुछ होगा ही। मान लीजिए आपने भूमि ली, अब भूमि का मतलब एक तरीके से भूमि का आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू, कुछ ना कुछ लागत देते ही होंगे। आपने मशीन लगाई है, स्थिर कारक में मशीन लगाई है, तो मशीन का भी आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू देते हैं, तो उसका कॉस्ट ना कुछ कॉस्ट बनता है। इसलिए जो हमारी कभी भी टोटल कॉस्ट होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर कभी भी ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता है हमारा टोटल कॉस्ट। तो यही रीजन आपको दे रखा है कि कभी भी कुल लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और एक अधिकार उत्पादक है वह संतुलन तब होता है जब टीआर टीसी से बीच की दूरी लंबवत अधिकतम होती है, और टीआर टीसी से अधिक होता है, और प्रथम शर्त तो ए बिंदु पर पूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक शर्त है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे भी कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे भी कंप्लीट हो रही है, बट जो हमारी सेकंड शर्त है वो हमारी कहाँ पे, जो हमारी दूसरी शर्त है वो हमारी बिंदु बी पर पूरी होती है, जो कि वहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे हमारा बन गया। तो अब आपको पता चल चुका है कि टीआर और टीसी के थ्रू कैसे हम एक अधिकार बाजार के अंदर संतुलन को दिखा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एमसी और एमआर विधि के थ्रू हम कैसे इक्विलिब्रियम वो बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा। तो जो एमआर और एमसी विधि है ना, अगर आपसे पेपर में पूछता है टीआर और टीसी विधि को बताएं, तभी आप टीआर और टीसी विधि को एक्सप्लेन करके बताएंगे अल्पाधिकार बाजार के अंदर एक अधिकार बाजार संतुलन की स्थिति को। परंतु अगर आपको अल्पाधिकार बाजार के अंदर टीसी विधि नहीं बोलता, ओनली आपको बोलता है कि एक अधिकार बाजार संतुलन दिखाइए अल्पाधिकार में, तो आप ओनली क्या करेंगे, अल्पाधिकार नहीं सॉरी अल्पकाल के अंदर, मैं मुंह से अल्पाधिकार निकल गया, अल्पकाल के अंदर आप क्या करना है कि आपको एक अधिकार बाजार संतुलन दिखाना है, तो आप एमसी और एमआर विधि का ही यूज़ करके बताना। अब इसके अंदर जो होता है ना, एमआर और एमसी विधि को पहले आप जान लीजिए एमआर और एमसी है क्या। अब एमआर और एमसी क्या है, जो सीमांत है। अब एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से प्राप्त आगम, एक जो अतिरिक्त, मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले मैं आपको 100 मतलब कुछ बेच रही थी, 100 सामान बेची थी, उससे मुझे टोटल रेवेन्यू कितना मिलता था, 500 रुपये मिलता था। फिर मैंने आपको 101 सामान जब बेचा, मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेची, तो उससे मुझे 510 रुपये प्राप्त हुए। तो जो हमारी 10 है वो क्या है, हमारी एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आगम है, तो यही चीज़ है हमारी एमआर है। ओके, और एमसी क्या है, हमारी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की जो लागत आती है, जो हमारी पहले हमारा मान लीजिए 10 प्रोडक्ट हम उसको निर्माण कर रहे थे, तो उसकी हमारी लागत थी हमारी 100 रुपये, पर जैसे ही मैंने 11 आइटम मतलब उसको आइटम को उत्पादन किया, तो हमारी जो लागत हो गई 110 रुपये हो गई। तो जो हमारी 10 रुपये है वो हमारी क्या, उत्पादन करने की लागत, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की जो लागत है उसे कहते हैं हम। अब आपको एमसी और एमआर पता चल चुका है कि आखिर है क्या। और इसमें ना 3 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, 3 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, एक लाभ, एक सामान्य लाभ और एक हानि। अब मान लीजिए कि हमारा जो एमआर है वो अधिक है एमसी से, तब तो सही है क्योंकि लाभ है। मान लो आपका जो रेवेन्यू है आपको 7 रुपये मिल रहे हैं, और आपने जो खर्चा किया था वो ओनली 5 रुपये का किया था, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे लाभ हो रहा है।
परंतु अब मान लीजिए कि सामान्य स्थिति कब होती है, जब आपने प्रोडक्ट भी आपको मिल भी 7 रुपये रहे हैं और आपने बनाया भी 7 रुपये का था, तभी भी आप उत्पादन करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका जो आपने खर्चा बनाने में जो सामान लगा था, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की बनाई और आपको उसके 100 रुपये वापस मिल गए, तभी भी आप एक टाइम पे उत्पादन करेंगे ना कि कभी ना कभी मुझे प्रॉफिट हो सकता है, उसको सोच के आप अभी भी उत्पादन करेंगे। परंतु अब जो थर्ड स्थिति है वो इस टाइप की है ना कि आपको मान लीजिए एमआर है वो एमसी से कम हो गया एमआर। तो क्या अगर मान लीजिए आपने उत्पादन करा, वो उत्पादन जो लागत लगी आपकी 7 रुपये की लगी, आपको बनाने में 7 रुपये खर्च हुए और आपको मिल ओनली 4 रुपये रहे, तो आप उत्पादन करेंगे नहीं करेंगे? वो कैसी स्थिति हो जाएगी? आपकी हानि की स्थिति हो जाएगी। तो उस टाइम जो कोई भी कंपनी होगी वो क्या नहीं करेगी, उत्पादन करना नहीं चाहेगी। तो यही स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक अधिकार फॉर्म है ना उत्पादन के उस स्तर पर संतुलन प्राप्त करता है ना जब, अब इसकी भी शर्तें हैं एमआर, और जैसे आपने टीसी और टीआर में देखा कि ये 2 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए, ऐसे आपकी जो एमसी और एमआर विधि है इसमें भी आपकी 2 शर्तें हैं। क्या कौन कौन सी है? कि जो एमआर है वो एमसी के इक्वल होनी चाहिए और जो एमसी है वो अधिक होनी चाहिए किससे? एमआर से। तब हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होगा? स्थिर होगा, इसमें संतुलन होगा। तो यही चीज़ है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए आपको पहले मैं बता देती हूँ कि जो एमआर है वो कैसे बनता है। आपका कभी भी वो एआर के नीचे बनता है। क्यों बनता है? मैंने इसका रीज़न आपको जो इससे पहली वीडियो थी वो भी उसमें बताया था कि जो एमआर है वो तेज़ी से गिरता है कंपेरिजन टू एआर के। तो इस कारण से जो एमआर है वो नीचे की तरफ बनता है और जो एआर है वो ऊपर की तरफ बनता है। और जो एमसी होती है वो आपकी कैसी होती है? वो यू आकार की होती है। आपने अपने लागत वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जब 12th या 11th में आपने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एमसी का जो आकार होता है वो यू शेप का होता है। तो इसमें मैं एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। अब मान लीजिए ये आपकी ए आर है, ये क्या है? आपकी ए आर, और फिर यहीं से आपकी क्या है? एम आर है। और जो एम सी है वो आपको एम सी का वर्क है क्योंकि एम सी और एम आर इक्वल होना चाहिए। तो अब आप देखिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? हमारी जो पहली जो शर्त है एम आर इक्वल्स टू में एम सी, तो आपकी कहाँ पे होगी? वो डॉट इस वाले पे होगी। यहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये जो ई पॉइंट है वहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पे आपका क्या है? एम आर इक्वल्स टू में क्या है? एम सी है। अब आपको सेकंड शर्त भी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, तो आपकी जो सेकंड शर्त है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रही है? अब आप देखना यहाँ पे जो ऊपर की साइड है ये चीज़, ये आपकी क्या है? ये एम सी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जो नीचे की तरफ जा रही है आपकी क्या है? एम आर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम सी है वो ज़्यादा है एम आर से, तो आपकी जो सेकंड शर्त है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या है? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब आपको पता चल चुका है कि कैसे आप एम सी और एम आर में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को दर्शा सकते हैं एकाधिकार बाजार के अंतर्गत। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एकाधिकार बाजार होता है उसमें अल्पकाल के दौरान कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया था ना कि हमें क्या होता है कि असामान्य लाभ उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी था कि अल्पकाल में असामान्य लाभ मिलता है, या सामान्य लाभ होता है, या हानि होती है। क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे हम ओनली परिवर्तनशील कारकों में ही चेंज करके उत्पादन की मात्रा को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। परंतु जो हमारी दीर्घकाल में होता है, दीर्घकाल में हम असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं। कैसा लाभ? असामान्य लाभ। क्योंकि एक अधिकार बाजार के अंदर एक विक्रेता होता है और वो अपनी मनचाही कीमतों पे क्या करता है? कीमत डिसाइड करता है, जिसके कारण उसको क्या होता है? एक तरीके से असामान्य लाभ प्राप्त होता है। और साथ ही साथ इसमें स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारकों में चेंजेस करके हम उत्पादन के कारकों में चेंज मतलब बढ़ाते हैं उत्पादन की मात्रा को। तो अब आपको पता चल चुका है। तो अब हम इन तीनों स्थितियों को ही देखेंगे कि एक अधिकार बाजार के अंतर्गत ये जो हमारे अल्पकालीन संतुलन का निर्धारण किस टाइप से है। एक तो आपका जो असामान्य लाभ, एक सामान्य लाभ, और एक है आपका हानि। तो अब हम इन तीनों स्थितियों को देखते हैं एक एक करके। इसमें बस आप एक चीज़ याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको ए आर और ए सी का ही काम होता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इन चारों का कर्व आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो असामान्य लाभ हो, सामान्य लाभ हो, हानि हो। ये तो अब अल्पकाल की बात हो गई। और दीर्घकाल का जो असामान्य लाभ होता है उसके चारों वक्र को आप ढंग से बना सकते हैं, इन चारों वक्रों को। तो आइए अब हम देखते हैं। अब आपने देखा कि अगर ए सी ज़्यादा है, सॉरी ए आर ज़्यादा है ए सी से, तब हमें कैसा लाभ क्या होता है? हमें असामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने कोई कॉस्ट लगा के कोई वस्तु बनाई 5 रुपये की, और आपने उसे इट मीन्स आपको उसका रेवेन्यू कितना मिला? आपको उसका आगम कितना मिला? 7 रुपये। तो आप क्या, ये आपको असामान्य लाभ प्राप्त होता है। आप देखिए जो सामान्य लाभ है, अब मान लीजिए आपने 7 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया और 7 रुपये की आपको रेवेन्यू भी मिला, तो ये आपका कैसा लाभ है? ये सामान्य लाभ है। और फिर ऐसी हानि की स्थिति कब होती है? जब आपने कोई प्रोडक्ट की जो लागत है ना, मान लीजिए कि वो 7 रुपये है, बट आपको उसका रेवेन्यू कितना मिल रहा है? आपका उसका रेवेन्यू 4 रुपये मिल रहा है। तो क्या होगा? इस टाइम पे आपको हानि की स्थिति होगी, क्योंकि लागत ज़्यादा लग रही है और आगम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये आपकी हानि की स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इनके ग्राफ को देखते हैं कि ये किस टाइप के इसके ग्राफ बनेंगे। आप ना एक बात ध्यान रखना ना
कि आप एकाधिकार बाजार में जो अल्पकाल है उसमें एकाधिकार बाजार में संतुलन कब प्राप्त होता था। संतुलन आपको कब प्राप्त होता था, जब आपका जो ये ए आर था, ए आर और ये जो एम आर था, ओके। और इसको जब एम सी जो काट रही थी, जहाँ पे एम सी से काट रही थी, जो हमने पढ़ा था कि एम सी इक्वल्स टू में है एम आर, और साथ में क्या हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि एम सी ज़्यादा होनी चाहिए एम आर से। तो आपको ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप संतुलन प्राप्त करते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं। तो ये आपको ये ग्राफ हमेशा ध्यान रखना है, ये ग्राफ सब में बनेगा, इतना ग्राफ सब में बनेगा कि जो एम आर है और जो इसे एम सी है, ये एक दूसरे को यहाँ पे काटे तो यहाँ पे आपको संतुलन प्राप्त हो जाता। तो ये तो आपको संतुलन का पॉइंट है, परंतु आपको इसमें क्या दिखाना है, असामान्य लाभ दिखाना है। तो असामान्य लाभ दिखाना है, तो इसमें आपको क्या, इसमें मेन वर्क किसका है, एसी का मेन वर्क है। अब एसी का ग्राफ कैसा बनता है, इसके अंदर जो एसी अब कर्व है वो कैसा बनता है, वो आपका यू आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, यू आकार का। अब आपको कैसे याद रखेंगे कि आपको जो एसी वक्र है वो कहाँ पे बनाना है। आपको मैं एक इजी वे बताती हूँ। मान लीजिए जो चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या होती है, ऊपर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तो पहले भी कि ए आर ज़्यादा है ए सी से, तो ए सी वक्र कहाँ पे बनेगा, ए आर से नीचे बनेगा। तो ये जो ए आर वक्र है इससे नीचे क्या बनेगा, आपका ए सी वक्र बनेगा। तो ये ए सी बन गया आपका, ओके। अब आप देखेंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब जो ये चीज़ है आपकी ये लाइन और इसको ज्वाइन करिए तो ये आपकी क्या है, ये स्थिति आपकी कैसी स्थिति है, ये आपकी असामान्य लाभ की स्थिति है। जब कब यह असामान्य लाभ कब होता है आपको, जब ए आर अधिक होता है ए सी से। तो ये स्थिति आपको पता चल गई, असामान्य लाभ की स्थिति। तो अब आपको ये डायग्राम बनाना आ गया। अब सेम स्थिति हम देखते हैं सामान्य लाभ, अल्पकाल में सामान्य लाभ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि ए आर इक्वल्स टू में क्या है, ए सी होता है। क्या होता है, ए आर इक्वल्स टू में ए सी। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पहले ये डायग्राम तो आपको सब में ही बना के चलना है, क्योंकि हमारा जो एकाधिकार बाजार के अंदर हमें संतुलन कहाँ पे प्राप्त होता है, जब हमारा एम आर इक्वल्स टू में होता है एम सी के, और एम आर वो एम सी अधिक होता है एम आर से। तो आपको ना ये पॉइंट ही बना के ही चलना है। ये ग्राफ तो मैंने आपको इसमें भी बताया था अलग से करके, वैसे तो मैंने इसमें आपको पूरा बना दिया था, बट मैंने इसमें आपको क्या कर दिया, अलग से बना कर बता दिया कि कैसे आपको ये ग्राफ तो सब में ही बना के चलना है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट आप दिखाएंगे ना। आप देखते हैं कि जो हमारे ए सी से ही पूरा खेल है। अब आप देखिए कि जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे आप ऊपर लाइन ले जाइए, तो आपको ये यहाँ पे कट कर रही है। अब ये क्या है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, ए आर इक्वल्स टू में होती है हमारी ए सी से। तो हम यहीं पे ए सी का बना देंगे, तो ये क्या होगा, हमारी सामान्य लाभ की स्थिति को ये दर्शाता है। और यहाँ पे मैंने एस एम सी क्यों लिख रखा है, मतलब ये है शॉर्ट टर्म। आपको इससे पता चल जाएगा कि ये कैसे है, अल्पकाल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम दीर्घकाल के असामान्य लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो एस एम सी इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया, ओके। अब हम हानि की स्थिति देखते हैं। अब जो हमारी हानि की स्थिति कब होती है, जब हमारा जो ए सी अधिक होता है ए आर से, जब हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली। तो अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। सब में ये डायग्राम बनाना है, मैंने आपको ये चीज़ भी तो बता दी है कि सब में ये डायग्राम तो आपका सबका बनेगा। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो डायग्राम है वो सब में बनेगा, कि जो आपका ये आपका एम आर हो गया और ये आपका ए आर हो गया। फिर इसे कौन से वो करता है, काटता है, ये एस एम सी काटती है आपकी। और जहाँ पे ये काटती है वो क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब आपको ये मैंने कैसे बताया कि ए सी आप कैसे बनाएंगे, आप देखना कि जो चीज़ ज़्यादा होगी वो कहाँ पे बनेगी। अब मान लीजिए ए आर से ए सी अधिक है, तो ए आर से ए सी अधिक है, तो जो ए सी होगी वो हमारी ऊपर की साइड बनेगी। ए सी हमारी जो है वो ऊपर की साइड बनेगी, तो ये ऊपर की साइड हमारी बन गई। पर जब है ना, इसमें ए सी से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना जब हानि की स्थिति होती है ना, तब फर्म है ना जो केवल है ना औसत परिवर्तित लागत ही पूरा कर पाते। इस वजह से ना हमें जो औसत जो हमारा ए आर है ना वो इक्वल्स टू है हमारा किसके, औसत परिवर्तित लागत के। तो जो हमारा औसत परिवर्तित लागत भी हमारा इसके अकॉर्डिंग इसमें बनेगा। तो अब आपको मैंने जैसे कि बताया था कि ये हमारा एम आर ए आर है और ये हमारा एम आर है, और ये जो हमारा था ये क्या था, हमारा एस एम सी था। और ए सी हमारा कहाँ पे बनेगा, जो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर बनेगा, और ए आर से अधिक है तो इसलिए ऊपर बनेगा। ये जो हमारा ये है एस ए सी, इट मीन्स जो हमारा ए सी है वो ए आर से अधिक है तो ए सी ए आर से ऊपर बनेगा। और इसमें क्योंकि हमारा ए आर इक्वल्स टू में ए वी सी हो जाता है, क्योंकि जब हानि की स्थिति थी तो क्या होता है, हमें ओनली केवल क्या कर पाते हैं, औसत परिवर्तित लागत को ही पूरा कर पाते हैं, इसलिए हमारा ए वी सी इसमें कर्व भी बनेगा। तो जो हमारा ए वी सी कर्व है वो हमारा कैसे बनेगा, वो हमारा एस एम सी के एकदम न्यूनतम उस पर बनते हैं, और हमारा जहाँ पे एक और जो हमारा ए आर और ए वी सी इक्वल है, तो आप देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो इसके ऊपर हमारा जहाँ पे
ए आर और ए बी सी इक्वल आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है ए बी सी वक्र बनेगा। और फिर हम इससे दिखाते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट से लेके यहाँ तक जो हमारा ये है, ये हमारी कैसी स्थिति है, हानि की स्थिति है। तो आप क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू मतलब हमारा जो ए आर है, जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और जो हमारी लागत है वो हमारी इतनी आ रही है। तो इसलिए हमारा जो ए आर है वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है ए सी से। तो इसका आंसर ये हानि की स्थिति हो रही है। अब हम देखेंगे दीर्घकाल में कैसी स्थिति, असामान्य स्थिति। क्योंकि दीर्घकालीन में हमारी एक ही स्थिति होती है, असामान्य लाभ की स्थिति। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अधिकार का क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो एक अधिकार बाजार में कैसी स्थिति होती है, हमारे जो उत्पादन के जो कारक होते हैं, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक में परिवर्तन लाकर हम क्या करते हैं, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर हमारे में कोई भी अंतर नहीं होता इस एक अधिकार बाजार में। इसका आंसर में लाभ मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी निकट स्थापनापन नहीं होता वस्तुओं का, जिसका आंसर क्या होता है, जो हमारे विक्रेता होते हैं वो अधिक से अधिक कीमत पे क्या करते हैं, वसूल करते हैं लोगों से। तो इसका आंसर यहाँ पे कैसी स्थिति होती है, असामान्य लाभ की स्थिति होती है। अब असामान्य लाभ कब होता है, जब हमारा जो ए आर होता है, जो हमारा रेवेन्यू होता है वो अधिक होता है किससे, ए सी से, औसत लागत से। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आपने ये डायग्राम तो सब में बनाना था, जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो एम आर है और ये हमारा जो ए सी है, तो जो ए आर है, ओके, और ये हमारा क्या हो जाता है, एम सी हो जाता है। तो जहाँ पे ये काटता है ये क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बट हमें कैसी स्थिति दिखानी है, लाभ की स्थिति दिखानी है। तो लाभ हमारा कब होगा, जब हम इस पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाभ हमें किस स्थिति में होता है, जब हमारा ए आर क्या होता है, अधिक होता है ए सी से। तो ये हमारा कैसी स्थिति हो जाती है, यहाँ पे हमारी कैसी स्थिति हो जाती है, लाभ की स्थिति हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी बता रखा है कि ये जो हमारी ये क्या है, हमारा ए सी है, ये मैंने एल से डिनोट किया कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, और एल एम सी भी लॉन्ग टर्म के लिए एम सी जो है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो कि हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो ऊपर जा रही है, ये क्या हमारी ये क्या स्थिति शो कर रही है, हमारी लाभ की स्थिति को शो करती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, ए आर अधिक है ए सी से। तो और हाँ, मैंने ना यहाँ पे आपको ना ये हानि की स्थिति में ना मैंने गलत बोल दिया था। ये जो ए आर है वो कम है किससे, सॉरी यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत लिख दी थी आपको कि ए आर जो कम है किससे, ए सी से कम है। तो इसका आंसर हमारी हानि की स्थिति है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।